साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का अपने YouTube चैनल हनी की क्लास पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों जैसा कि आपको पता है अपने एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है और एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने के साथ ही कहीं ना कहीं आपकी स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो मैं आपको बता दूं साथियों, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने के बाद अपने ऊपर प्रेशर लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आराम से अपनी तैयारी है वो करते रहिए। और दूसरी बात, अब जो टाइम है इसमें जितने से ज़्यादा हो सके उतने जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको करें। आपके अगर आपने कहीं से जैसे बुक ले रखी है कोई या कहीं से आपने कोचिंग करी है तो अपने नोट्स है उनकी रीडिंग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए साथियों, क्योंकि ये वाला जो टाइम है इसके अंदर आपका जो एक तरीके से जो प्रैक्टिस बन पाएगी कि सही विकल्प तक अपने को कैसे पहुंचना है, वही आपको बीएसटीसी एग्जाम में बाकी अभ्यर्थियों से आगे लेके जाएगी। इसके अलावा जो साथी अभी तक गंभीर रूप से तैयारी नहीं कर रहे थे उन लोगों को भी मैं बता दूं कि आपको कहीं ऐसे नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम की डेट आ गई, अपन ने तो इतना ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। बीएसटीसी का जो एक पेपर है ये ओनली प्री पेपर होता है और इसके अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत भी अभी तक पढ़ा है और इस एक महीने में अगर आप गंभीर रूप से बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेवें तो आप आराम से इसके अंदर अपना स्कोर है वो गेन कर सकते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा साथियों। तो ज़्यादा वक्त मैं आपका लूँगा नहीं बातचीत में, बस इतना कहना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया है वे फॉर्म लगा देवें, अंतिम समय का वेट ना करें, बस जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म लगा दें, क्योंकि हो सकता है लास्ट समय में कई बार वेबसाइट वगैरह है वो बिजी हो जाती है तो फिर आपको दिक्कतें आएगी फॉर्म लगाने में। इसलिए जल्दी से जल्दी अभी आप फॉर्म लगा देवें और अपनी तैयारी है, ताकि एक तो क्या है कि फॉर्म लगा देंगे ना आप तो एक आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तैयारी करने की, और दूसरी बात जो एक माइंड में अभी आप तैयारी करते हैं तो आपके चलता है दिमाग में कि यार फॉर्म लगाना है, वो एक तरीके से आपके साइड में हो जाएगा। फिर आपका एक ही फोकस रहेगा कि बस हाँ तैयारी करनी है मेरे को। तो अपन साथियों जो इस चैनल के ऊपर शिक्षण अभिक्षमता और मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता इन दोनों पार्ट को अपन यहाँ पे इनके अब तक के जितने भी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं वो सोल्यूशन अपन उनका यहाँ पे करते हैं। तो काफ़ी पेपर अभी तक अपन ने कर लिए हैं। कोई साथी जो अभी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो पुराने वीडियो है वो पहले देख ले हुए, और ज़्यादा वीडियो अभी तक है नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1-2 दिन में आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। और बाद में क्लास जो भी अभी अपने रेगुलर जैसे वीडियो आ रहे हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, बराबर आ सकते हैं। तो साथियों अपन आज शिक्षण अभिक्षमता का जो पार्ट है वो 2018 के पेपर में जो पूछा गया है उसके सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो जो भी साथी जिन्होंने 2018 से पहले के जो पेपर मैंने डाले हैं 22 वाला 20 वाला जो पार्ट नहीं देखा है वो देख लेवे, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, डायरेक्ट आप 2018 का देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए साथियों चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखिए 2018 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर शिक्षण अभिक्षमता का जो पार्ट है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए। अब एक शिक्षक है उसको अगर समाज में अपना स्थान बनाना है तो क्या करना चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए। अरे राजनीतिक पार्टी ऑप्शन थोड़ी है शिक्षक के लिए, वहां तो जाने के बाद उसकी पहचान नेता के रूप में बनेगी, फिर शिक्षक के रूप में थोड़ी बनेगी। शिक्षक तो खुद समाज का दर्पण होता है, वो अपने काम से पहचाना जाता है, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, ये अच्छा ऑप्शन है। अगर वो अपने दायित्व को बढ़िया तरीके से निभाएगा तो उसके पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो समाज में उसकी इज्जत अपने आप बना देंगे। समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए। अब यहाँ ये अगर सामाजिक कोई मतलब परोक्ष लेकर पूछता तो अपन तीसरे ऑप्शन पे जाते। अभी तो बात इतनी है कि शिक्षक को समाज में अपनी पहचान या अपना स्थान बनाने के लिए, तो अभी तक के ऑप्शन में अपने दायित्व को अच्छे से निभाए तो ये सबसे सटीक आंसर है। एक ऑप्शन और बचा वो भी देख लेते हैं, अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सटीक ऑप्शन नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन जो था अपने दायित्व को अच्छे से निभाना चाहिए वो एकदम सटीक आंसर था। एक अध्यापक के रूप में आप अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे, राजनीति की चर्चा करने में। अब इसने देखो राजनीति की चर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसने बोला आप अपना शाम का समय किस में लगाओगे। हमेशा के हमेशा अपने को राजनीति पे चर्चा क्यों करनी है भाई, है अपन टीवी में एंकर थोड़ी है, अपन तो शिक्षक है। हाँ कभी कभार समाज में बैठे हो हैं कहीं बाहर बैठे हो राजनीति की चर्चा हो जाए तो उसमें अपन भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
उससे परहेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर समय हर शाम को अपने को राजनीति की चर्चा क्यों करनी है? ये तो ये पूछ रहा है आप अपने शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो पहला ऑप्शन तो नहीं। मनोरंजन कार्य में, तो मनोरंजन कार्य शाम का समय डेली लगाना ये भी कोई सटीक ऑप्शन नहीं है। धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, तो ये एक पॉजिटिव आंसर नहीं है। सामाजिक कार्यों में ये सबसे शानदार ऑप्शन है। अगर सामाजिक कार्य में एक अध्यापक अपना शाम का समय लगाना पसंद करे तो इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं होगा। फिर है 103 नंबर क्वेश्चन, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। छात्रों की प्रगति के प्रति जो सजग है वो फिर ऊपर वाले सारे काम अपने आप कर देगा। जो प्रगति के प्रति सजग है ना, वो नियमित गृह कार्य भी दे देगा, बच्चों को अनुशासन में भी रखेगा। कठोर अनुशासन क्या होता है? अनुशासन अनुशासन है, उसको कठोर लगाते ही वो नेगेटिव हो जाता है। फिर है आप, तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा ऊपर वाले में, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अब देखो साथियों, यहां इसने की बात बोली नहीं है कि आपको दंड देना है कि नहीं। अगर ये बोलता है कि दंड नहीं देना, मतलब देना है या नहीं, तो अपन इस विकल्प का चयन करेंगे कि भाई दंड नहीं देना है। बट यहां इसने क्या बोला है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे। मतलब दंड तो दे रहे हैं। अब दंड का मतलब ये नहीं होता कि डंडा उठाया और फड़ीर फड़ीर लगा दिए बच्चे के। यहाँ क्या है, मतलब क्या है? देखो दंड का, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता मतलब एक तो दो चीज होनी चाहिए, अपराध की आवृत्ति और एक गंभीरता। मतलब बच्चे ने अपराध, बहुत गंभीर अपराध किया हो, और दूसरी बात उसकी आवृत्ति हो रही हो। मान लो पहली बार बच्चा है, उसने कोई अपराध कर दिया, भले ही वो गंभीर भी हो, लेकिन हम पहली बार में उसको दंड नहीं दे सकते, उसको समझाएंगे। उसने दूसरी बार कर दिया, फिर समझाएंगे, तीसरी बार समझाएंगे, लेकिन पता चला 50 बार बच्चे को समझा चुके हैं, उसके बाद भी वो गंभीर अपराध है, फिर उसको बार बार वो कर रहा है, तो उससे तो फिर नुकसान होगा ना। बच्चे के अंदर एक गलत आदत है वो विकसित हो जाएगी। तो फिर उसको कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भी एक पॉजिटिव सकारात्मक रूप से उसको कुछ दंड दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से अब हो सकता, मतलब इस टाइप से बच्चा कुछ करे, अपने उसको बोल दिया कि चल पूरा होमवर्क दोबारा कर, ये भी तो एक दंड है। तो अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, उससे क्या बच्चे के दिमाग में ये डर बैठेगा कि भाई ये गलत काम है और अगर मैं इसको दोबारा करूंगा तो अब तक का जितना पढ़ाया हुआ वो पूरा होमवर्क मेरे को करना पड़ेगा। इसलिए अपराध की आवृत्ति और गंभीरता ये देखना चाहिए। अच्छा ऑप्शन है। आगे ऑप्शन और देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी को सम्मान दंड देना चाहिए। अरे कोई पूरी थोड़ी बंट रही है कि सभी में बंटेगी भाई, सम्मान बंटेगी, तो कैसे दंड समान कैसे दे सकते हैं किसी को? केवल अपराध की गंभीरता, कि गंभीर अपराध बच्चे ने कर दिया, चाहे पहली बार ही करे, उसको खतरनाक दंड दे देंगे ना, बिल्कुल नहीं। हो सकता है बच्चे को पता ही नहीं हो, छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं कि भाई ये दंड है, वो गंभीर है क्या, सॉरी अपराध गंभीर है क्या, मुझे नहीं करना चाहिए था क्या। हाँ, वो फिर है नीचे केवल अपराध की आवृत्ति पे। अब कोई अपराध है, नॉर्मल सा अपराध है मान लो, और वो बच्चा बार बार कर रहा है, तो अपन उसको दंड थोड़ी दे देंगे, नहीं देना है। अब कोई एक नॉर्मल मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसने क्लास के अंदर वो बैठा है, किसी दूसरे बच्चे के साथ उसने मजाक कर ली और वो दूसरे बच्चे को मजाक सहन नहीं हुई, तो वो एज ए अपराध बच्चा दूसरा शिकायत कर देता है। फिर अपन ने उसको 2-3 बार बोल दिया, उसके बाद भी वो मजाक कर रहा है, तो इसमें क्या अपन समझा सकते हैं, दंड देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत गंभीर अपराध नहीं है। तो नॉर्मल अपराध की आवृत्ति हो भले, दंड देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई अपराध गंभीर है लेकिन पहली बार कर रहा है तो भी दंड नहीं देंगे, लेकिन पहला ऑप्शन सबसे सटीक था कि अपराध गंभीर भी है और आवृत्ति हो रही है। अगर एक ही दंड है, जो मतलब एक ही अपराध है, बहुत गंभीर है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद बच्चा कर रहा है, तो फिर वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है, तो फिर वो इलाज उसका करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो, अच्छा उसका मतलब कुछ और मतलब जाना आप ऊपर से लातों की भूत बातों से, इसका मतलब ये बच्चे को दंड भी देना है तो नॉर्मल दंड देना है, मतलब होमवर्क करवा लो उसको, ऐसे नहीं कि उसको पकड़ के फटीडी डाल दिए। यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो, अब कोई बच्चा है कंटिन्यू अगर विद्यालय में डेली लेट आ रहा है तो क्या करेंगे, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे। सबसे सटीक आंसर, इसके कारणों का पता लगाएंगे। उसके बाद छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे भाई, सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे, नहीं, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो इसके कारणों का पता लगाएंगे। सबसे मेन बात यही है कि बच्चा लेट आ क्यों रहा है। हो सकता है कोई ऐसा ही रीजन हो, मान लो उसका गांव ऐसी जगह पे हो जहां से कोई एक ही बस आती हो और वो लेट आती हो, तो कोई भी कारण हो सकता है। पहले कारणों का पता लगाएंगे, बिना कारण का पता लगाए अपन कोई भी काम है एक्शन नहीं लेंगे। फिर है शिक्षकों के रूप में
शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया। अगर अपने को जैसे मान लो आप लोग टीचर बन जाएंगे, स्कूल के अंदर आप टीचर बन गए, उसके बाद अब जैसे मान लीजिए आप अभी इससे आपकी कोई जिस स्कूल के अंदर मान लीजिए नियुक्ति हुई और वहां पे आपको हेडमास्टर बनाया जाता है, या आप पहले रूप में गए सामान्य टीचर के रूप में, पता चला बाद में आपको एचएम का पावर है वो दिया जा रहा है, तो वो कब लेना चाहेंगे आप? नए ज्ञान के लिए। अच्छी बात है कि भाई अगर आपको शिक्षक के रूप में आप थे इतने दिन, अब आप एचएम बन गए तो आपको एचएम का नया ज्ञान मिलेगा, तो इसके लिए लेना चाहेंगे। प्रशंसा के लिए कि भाई चारों तरफ इतने दिन लोग बोलते थे मास्टर साहब आए, अब बोलेंगे हेडमास्टर जी आए हैं, तो क्या इसके लिए करेंगे? फिर पदोन्नति के लिए कि भाई मेरा जो पदोन्नति हो जाए, मतलब टीचर से मैं एचएम बन गया, या सहयोग के लिए। तो यहाँ सबसे सटीक आंसर है नए ज्ञान के लिए। देखो शिक्षक है उसका पूरा जीवन ही है वो एक विद्यार्थी के रूप में होता है, उसको हमेशा नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सजग रहना चाहिए, और ये चीजें तो बाय प्रोडक्ट है। फिर अगर वो नए ज्ञान के लिए हमेशा अपने आप को सजग रखेगा तो ये प्रशंसा, पदोन्नति ये सब मिलते जाएंगे। तो ये मकसद नहीं होते, जो एक तरीके से मेन जो एम होता है वो यही होता है कि नया ज्ञान अचीव करना है, उसके लिए मतलब उसको नई जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है वो मिल सकती है। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है परिवार, समाज, पुस्तक, संगी साथी। साथियों सजग सबसे ज्यादा आदमी किससे हो सकता है? तो सजगता पैदा करने के लिए सबसे जरूरी चीज है पुस्तक। अब आप बोलेंगे सर पुस्तक कैसे हैं? मुझे एक बार बताओ, अगर परिवार पैदा करे, सजगता पैदा करे, परिवार ठीक है अच्छी बात है सजगता वाली, लेकिन परिवार या समाज सजगता पैदा करें तो समाज के सभी लोग सजग होने चाहिए। समाज में कुछ लोग ही सजग क्यों होते हैं? जो अपने खाली टाइम में या एक तरीके से पुस्तकों को टाइम देते हैं, उन पुस्तकों से नई नई चीजें प्राप्त करते हैं, नया नया ज्ञान उनको मिलता है, वो लोग सजग होते हैं। तो एक पुस्तक जो होती है वो अपने को सबसे ज्यादा है वो सबसे बढ़िया साधन है सजगता पैदा करने का। फिर है अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। तो अध्यापक का सामान्य ज्ञान किन चीजों से बढ़ेगा? तो अपन देखते हैं कि स्कूल के अंदर अपन देखते हैं तो मोस्टली क्या होता है, मासिक रूप से जो पत्रिकाएं आती है या फिर न्यूज़पेपर आते हैं, तो इनके माध्यम से अध्यापक का सामान्य ज्ञान है वो बढ़ने में सहायक होते हैं। छात्र से सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, साथ ही अध्यापकों से भी नहीं बढ़ता, परिवारजन से भी नहीं, पत्र पत्रिकाएं यहाँ राइट आंसर होगा। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व विकास। मैं एक बार पहले भी आपको कह चुका हूं, विकल्प सही विकल्प तक अगर आपको पहुंचना है तो आप विकल्प को काटते हुए चलो। पढ़ते ही आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहले उसको काट दो। जैसे दंड देना ये नहीं हो सकता तो इसको काट दो। फिर भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दोनों ऑप्शन सही है, गलत नहीं है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य। फिर चौथा है व्यक्तित्व का विकास। अब इन तीनों में से सबसे भारी कौन है? तो अपने को पता है कि अगर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो उसमें भाषा कौशल का विकास भी हो जाएगा और सामाजिक नागरिकता का विकास भी हो जाएगा। इसलिए चौथा ऑप्शन सबसे सटीक है, क्योंकि उसमें पहले और दूसरे जो दोनों ऑप्शन है वो समाहित है। साथियों चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। सफल नेतृत्व होता है। तो नेतृत्व का मैंने एक बार आपके पहले भी अपने ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अलग रूप से पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। तो ये दिमाग में ठोक के बिठा ले में आप कि जो नेता होता है वो ग्रुप का क्या होता है, एक तरीके से ग्रुप के बाकी सदस्य होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोवर होते हैं, उसके गुलाम नहीं होते हैं। तो हमेशा जो एक नेता होता है वो राजतांत्रिक नहीं होता है साथियों, हमेशा प्रजातांत्रिक होता है। सफल नेतृत्व हमेशा क्या होता है? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब ये होता है जिसके अंदर सभी के मतों की, सभी लोग जो अपने में से कोई सब अपना मत रख के किसी एक नेता का चयन करते हैं, और वो जो नेता होता है वो जब निर्णय भी लेता है कोई, तो वो सबसे डिस्कस करके लेता है। वहां पे क्या है, सबकी बात का, सबके एक तरीके से मतलब जो भी विचार है उन सब का महत्व बराबर होता है साथियों। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सटीक हो जाएगा, सफल नेतृत्व हमेशा प्रजातांत्रिक होता है। अध्यापन व्यवसाय के शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि, अध्यापक व्यवसाय के शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो क्यों पढ़ा रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे रीजन एक ही है साथियों कि कहीं ना कहीं उसको सैलरी कम मिल रही है, तभी तो ट्यूशन की तरफ वो बढ़ेगा, वरना ट्यूशन की तरफ उसका ध्यान क्यों जाएगा? तो छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है
तो ये वाली बात भी सही नहीं है। उनका वेतन कम है, ये वाली बात सटीक है कि हमारे एक्चुअली हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अध्यापकों का वेतन इतना अधिक नहीं है, उसकी वजह से उनका वेतन कम है, जिसकी वजह से खर्चे उनके चल नहीं पाते, तो फिर उनको ट्यूशन है वो अपने अतिरिक्त समय में करवाना पड़ता है। स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। ये कोई बात नहीं है साथियों की, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपने ज्ञान में अपना ज्ञान बहुत बढ़ गया इसलिए अपन आगे उस ज्ञान को फैलाएंगे, ये कोई सटीक आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा छात्रों को, मतलब ये चौथा ऑप्शन में कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ कि स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। अरे ऐसा थोड़ी है कि हमारा ज्ञान है, जैसे मान लो वो 5 लीटर का ही है हमारा दिमाग, कि भाई उसमें तो अब 5 लीटर ज्ञान आ गया, अब जब तक मैं दूसरे बच्चों को ये 5 लीटर ज्ञान दे दूंगा नहीं तो मेरे को नया ज्ञान तो मैं इसमें मतलब मेरे दिमाग में समाएगा नहीं, क्योंकि 5 लीटर भर लिया मैंने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपन कितना कुछ भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, मतलब अपना दिमाग इतना बड़ा है साथियों, अपने पूरे जीवन में अपन इसका मुश्किल से कोई 1-8% भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है जो वेतन वाला, वो सटीक है। फिर है शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। तो शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यवसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, उपयुक्त सभी। हालांकि यहाँ ऑप्शन 3 दिया हुआ है, लेकिन इसका सटीक आंसर उपयुक्त सभी होगा साथियों, क्योंकि जो शिक्षा संस्कृति और अध्यात्म से संबंधित तो होनी चाहिए, बट वैज्ञानिक भी हो और शिक्षा व्यवसायिक भी हो तो ये तो अच्छी बात है ना, तीनों गुण उसमें समाहित होने चाहिए। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति, अध्यापक की स्रोत पूर्णता। अब इसमें देखो सबसे सटीक चीज है अध्यापक की जागरूकता। अगर अध्यापक जागरूक होगा तो उसकी जो स्रोत पूर्णता है, अध्यापक की स्रोत पूर्णता का मतलब क्या, जैसे मान लो एक टीचर है, वो क्लास में पढ़ाने के लिए आया। अब एक टीचर है वो तो मान लो क्लास में आया, किताब उठाई और सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं लेके आया साथ में। एक टीचर ऐसा जो ऐसे ऐसे सोर्स लेके आ रहा है कि जैसे TLM लेके आ रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको दुनिया के बारे में बताना है तो वो दुनिया का नक्शा लेके आ रहा है, ग्लोब लेके आ रहा है, प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा है। तो ये जो उसको जो सोर्स मिल रहे हैं वो कहां से मिलेंगे, अगर वो जागरूक होगा तभी वो इस चीजों को, ऐसी चीजों को कंटेन कर पाएगा, ऐसी चीजों को उठा पाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूं। कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था, एक टीचर है अपने फिजिक्स वाला, आपने नाम सुना होगा उनका। तो वो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक फिजिक्स का एक ये रूल है कि अगर जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा कि अपन एक आलपिन पे खड़े हो जाएं तो अपने वो आलपिन पैर में चुभ जाएगी, लेकिन मान लो कि बहुत से आलपिने खड़ी कर दें एक साथ, सैकड़ों आलपिने, उन पे अपन खड़े हो तो फिर वो आलपिन अपने पैर में चुभती नहीं है। उसके पीछे कारण क्या होता है साथियों, क्योंकि जब एक आलपिन पे अपन खड़े होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा वजन है वो उस एक आलपिन पे टिकता है, जिसकी वजह से वो आलपिन अपने चुभ जाती है। लेकिन जब अपन सैकड़ों आलपिन पे खड़े होते हैं तो हमारे वजन का जो मतलब हर एक आलपिन पे भार है वो टुकड़ों में जाता है, सब में सभी आलपिनों पे बराबर बराबर हमारा भार चला जाता है, जिसकी वजह से एक आलपिन के हिस्से में बहुत कम वजन आता है। इसकी वजह से अपन आराम से आलपिन पे खड़े हो जाते हैं, आलपिन हमारे चुभती नहीं है। तो एक तरीके से इस टाइप से कोई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कोई टीचर। अब एक तो ऐसे करके दिखा रहा है, आलपिन वाला ऐसे लेके आया मान लो कुछ, और उस पे बच्चों को खड़ा कर करके पूछ रहा बेटा चुभ रही है क्या। एक टीचर ऐसा है कि जो आया बता के चला गया। तो इसका मतलब जो जागरूक होगा ना उसकी स्रोत पूर्णता होगी, उसको ऐसे सोर्स मिल जाएंगे, वो ऐसे सोर्स लेके आएगा जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे। तो देखो पहली बात तो किसी एक पक्ष की ओर होंगे एकदम गलत हो गया, तो इसको तो काट दो। ध्यान नहीं देंगे इसको भी काट दो, क्योंकि राजनीतिक बहस हो रही है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि एक अध्यापक है तो उसके वोट नहीं लगेंगे। अरे वोट तो लगेंगे ही, वो भी तो एक नागरिक है, वोटर तो वो है ही। तो इसका मतलब उसको वहां पे तो एक तरीके से सक्रिय भाग लेना चाहिए। तो बिल्कुल अपन अगर कहीं राजनीतिक मतलब बहस हो रही है तो बिल्कुल उसमें सक्रिय भाग लेंगे। फिर नेक्स्ट, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन देकर। अब पहले चौथा ऑप्शन तो सीधा काट दो कि भाई धन दे के उनको सर्वांगीण विकास हो जाएगा क्या। अरे ऐसे थोड़ी होता है कि ले भाई 50 रुपए दे और ये 5 ग्राम तेरा विकास हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो धन दे करके तो सर्वांगीण विकास पॉसिबल नहीं है। फिर है छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर,
उनको अपन ने बोल दिया भाई ये पढ़ ले तेरे आगे काम आएगी, ये चीजें अपन ने मान लो उसको बोली, उसके स्वयं का हित बता रहे हैं कि तू नौकरी लग जाएगा तो तेरे को ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, बढ़िया शादी हो जाएगी। तो इसका मतलब छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान दे के अपन सर्वांगीण विकास कर सकते हैं क्या? ना, वो मोटिवेट नहीं हुआ साथियों, वो तो लालच में आया एक तरीके से, वो कितने दिन पढ़ पाएगा, बहुत कम। तो सामाजिक दायित्व का बोध करा के अब अगर उसको ये बोल दिया अपन ने कि भाई तेरे को समाज पे तू है, समाज का हिस्सा है, ये तेरे पे जिम्मेदारी है, तेरे को ऐसे व्यवहार करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये सामाजिक दायित्व का बोध करा के बच्चा एकदम सर्वांगीण विकास हो जाएगा? नहीं साथियों, शिक्षण सुविधा देकर अगर उसको बढ़िया तरीके से शिक्षा की सुविधा अगर उसको दे देंगे तो शिक्षा एक ऐसी चीज है साथियों जिसके अंदर भी जाती है, जो भी शिक्षित होता है उसमें उसका सर्वांगीण विकास अपने आप हो जाता है। उसमें फिर सामाजिक दायित्व, अपने हित को जानना, दूसरों के हित को जानना, सारी चीजें आ जाएगी। तो शिक्षण सुविधा है वो देख करके अपन छात्र का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशील हो, अनुशासनीय हो, गंभीर हो, धनी हो। तो ये अनुशासन वाला ऑप्शन तो बहुत पहले भी आ गया। कई बार क्या होता है, अनुशासनीय हो तो समूह का नेता सफल नेतृत्व नहीं कर पाएगा अनुशासन के तरीके से, सिर्फ एक अनुशासन के बलबूते पे। अगर वो गंभीर है ना, मतलब अपने दायित्वों को लेकर के, तो वो हर चीज करवा लेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ही देख लो, आप लोग है जैसे मान लो प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपनी तैयारी के लिए गंभीर हो ना तो फिर आप सहनशील, अनुशासन में सब आ जाएंगे, सारे गुण हो जाएंगे आप में। तो ये धनी वाला तो होगा ही नहीं, तो गंभीर वाला एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। मेन चीज यही होती है कि अगर अपने माइंड में अगर कोई लक्ष्य बना लिया और उसके लिए अपन गंभीर हो गए ना तो बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी फिर। तो आपको हमेशा विकल्प ऐसे नहीं कि सर ये भी तो सही है, अरे विकल्प तो शिक्षण अभिरुचि में तीन सही होते हैं, कई बार चारों ही सही होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही विकल्प तक आपको पहुंचना है, यही तो आपकी समझ की परख है। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। अब कोई विषय वस्तु ऐसी है कि जटिल और कठिन है तो उसका किस हिसाब से मतलब उसका टीचिंग करवाएं। तो अगर कभी भी कोई अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई चीज बहुत हार्ड आ गई तो उसको एक साथ मत बताओ, उसको हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में करके बताओ, जिससे क्या थोड़ा थोड़ा करके बच्चा सीख जाएगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पूरा घड़ा भर जाएगा, लेकिन पहले ही बार में आप सीधा घड़ा भरना चाहोगे तो नहीं भरेगा। तो इसलिए चीजों को किस में पढ़ाओ, खंडों में पढ़ाओ, टुकड़ों में पढ़ाओ, ताकि बच्चे को वो चीज हार्ड नहीं लगे। तो जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए छात्रों के अनुसार। सभी छात्रों का एक मत हो ही नहीं सकता, छात्रों के अनुसार नहीं चल सकते। बाद में का क्या मतलब है, बीच बीच में, और बीच बीच में क्यों भाई, वो तो सिलेबस कंप्लीट करवाना है तो करवाना तो पड़ेगा ही, तो खंडों में करवाएंगे। निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। अब समाज में अगर कोई बुराई है, अब अगर अपने को उसका अध्ययन करना है, अब उसका अध्ययन अपन किताब में करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, स्कूल में करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, उसका अध्ययन करने के लिए तो हमें कहाँ, समाज के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, वहां ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो छात्रों से संपर्क नहीं होगा, अभिभावकों से संपर्क करने से भी नहीं होगा, पुस्तक अध्ययन से भी नहीं होगा, सामाजिक सर्वेक्षण से बिल्कुल होगा। समाज के भीतर अगर जाएंगे, वहां कोई मान लो बुराई है तो उसको देखेंगे, वहां ऑब्जर्व करेंगे तो अपने को समझ में आएगी। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है। अब अगर प्रभावी निर्णय लेना है तो वो किस चीज पर निर्भर करेगा, तो मान लो कोई भी चीज का अगर अपने को डिसीजन लेना है तो एक तो नेता पर निर्भर करेगा, सदस्यों पर निर्भर करेगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, कोई भी चीज एक चीज पे नहीं करेगी, अकेले नेता पे नहीं करेगी, अकेले सदस्यों पे भी नहीं करेगी, नेता एवं सदस्य दोनों पर, क्या दोनों पे निर्भर करेगी या दोनों के मध्य अंतः क्रिया पे। अब अगर ये चौथा ऑप्शन नहीं होता ना तो अपन तीसरा कर देते, लेकिन अब दोनों के बीच में जो अंतः क्रिया है ये ज्यादा मेन चीज होगी। अरे वो जब नेता और सदस्य आपस में, सारे सदस्यों ने अपने विचार रखे, नेता ने अपने विचार रखे और आपस में उनके बीच में अंतः क्रिया हुई, जिसकी वजह से सबके विचारों में से जो सर्वश्रेष्ठ विचार निकल के आया उस पर सहमति बन गई, तो ये सबसे सटीक आंसर होगा। फिर मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अगर किसी निर्दोष को अगर दोष दिया जा रहा है तो गुस्से वाली बात है। अब अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं तो भाई साहब दुनिया में सारे लोग अपने स्वार्थ की बात ही करेंगे। और मैं आपको एक बात बोलूं, ये निगेटिव नहीं लेनी है आपको, लेकिन अगर एक अच्छा विद्यार्थी है तो उसको हमेशा स्वार्थ, सफल होने के लिए स्वार्थी बन जाना चाहिए। अब अगर आप है, जैसे मान लो घर की तैयारी, आप घर पे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं,
पता चला कि बीच में आया कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, उसने बोला कि भाई ये कर दो, घर पे ही आपको मम्मी ने बोला बेटा कपड़े धो दे, फिर पापा आए बोला बेटा चाय बना दे, है खाना बना दे, वो कर ले, तो इसमें क्या है, अगर आप उनके पीछे घूमते रहेंगे तो आप फिर प्री बीएसटीसी में सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक विद्यार्थी को स्वार्थी होना भी जरूरी होता है साथियों। उसको जब तैयारी कर रहा हो तो फिर उसको कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचने की भी ज्यादा जरूरत होती है। उसको पता है कि चाहे तो मैं 1 महीने बाद भी बना सकता हूँ, है ना, ये खाना तो मैं 1 महीने बाद या 1 महीने बाद भी कर दूंगी, लेकिन मेन मोटी बात यही है कि 28 को मेरा पेपर है, तो मेरे को स्वार्थी होना पड़ेगा, मेरे को डेली 7-8 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो एक तरीके से अपने स्वार्थ की बात करना बुरी बात नहीं है, तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो मेन चीज हो जाएगी वो यही होगी, अगर किसी निर्दोषी को दोष दिया जा रहा है तो वो गुस्से वाली बात है। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? प्रशासनिक सुधार द्वारा। क्या प्रशासन शिक्षा में सुधार कर सकता है क्या? परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके। अब परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके अभी इसमें क्या खोट है? आप लोगों का पेपर होगा, मान लो ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया चीज ही तो है। अगर इसमें अपन परिवर्तन कर देंगे तो शिक्षा में सुधार थोड़ी हो जाएगा। शिक्षा पर अधिक धन व्यय करने का भी कोई मकसद नहीं है। श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, ये सबसे सटीक आंसर है। यदि बढ़िया से बढ़िया टीचर अगर लग जाएंगे, अब आप लोग मान लो तैयारी कर रहे हैं, प्री बीएसटीसी का एग्जाम देंगे, यहाँ पे आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होगा। कैसे होगा कि अभी आप जैसे ये शिक्षण अभिरुचि के एग्जाम दोगे तो आप किस परिस्थिति में किस प्रकार से सोच रहे हो। बैठेंगे तो बहुत से लोग, लेकिन जिनके सोचने का तरीका अच्छा है, जो विद्यार्थी के हित में सोच रहा है, वही लोग सिर्फ बीएसटीसी कर पाएंगे। इसके बाद आपका रीट पात्रता पेपर होगा, रीट का जो एग्जाम होगा, फिर आपके ये टीचिंग मेथड आएंगे, फिर आपके ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपसे यही चीज पूछी जाएगी, तो वहां पे आप फिर पेपर देंगे। तो आप में भी जो अच्छी तरीके से बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं, उन बच्चों का चयन होगा। उसके बाद आपकी अध्यापक भर्ती होगी। तो एक तरीके से मतलब शिक्षा में अगर जैसे श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति होगी, मतलब अच्छे टीचर अगर अपने यहाँ पे नियुक्त हो जाएंगे तो वो अपने आप शिक्षा को फिर शानदार कर देंगे। छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पे अध्यापक को चाहिए कि ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ाएगा, दोबारा समझाएगा। और क्या, एक बार में नहीं समझ में आया तो बच्चों को दोबारा समझाओ, दिक्कत क्या है। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है दुष्परिणाम बताने चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उदाहरण देकर समझाना चाहिए, फिर है सजा देनी चाहिए, ताड़ना देकर। तो ये जो तीसरा और चौथा ये तो एकदम गलत ही है। मतलब बच्चे ने चोरी कर ली तो कौन सा बैंक थोड़ी लूटा है, वो क्या करेगा, या तो कोई पास वाले की पेंसिल ले लेगा, कोई रबड़ चुरा लेगा, कोई बर्ता पट्टी ये चुरा लेगा, किताब अपनी बैग में डाल लेगा। तो ऐसी छोटी मोटी बच्चा चोरी करता है, ऐसा नहीं कि उसको सजा दे देंगे, ताड़ देंगे। तो ये तीसरा चौथा एकदम गलत है। अब पहला और दूसरा ऑप्शन है, अगर पहला ऑप्शन नहीं होता दुष्परिणाम बताने चाहिए तो अपन बिल्कुल दूसरे ऑप्शन को कर देते। लेकिन अब देखो, जब अध्यापक दुष्परिणाम बताएगा तो उदाहरण तो वो अपने आप दे देगा, उसमें दुष्परिणाम बताएगा, उदाहरण उसमें अपने आप आ जाएगा। इसलिए यहाँ मोटा आंसर जो है वो दुष्परिणाम बताने चाहिए, ये सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। विषयों के चयन के लिए आवश्यक है विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यवसायिक निर्देशन की, छात्रों की इच्छा की। अब देखो, विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, जैसे मान लो बच्चे ने अभी अपनी जो शिक्षा पद्धति है अभी तक की, अभी नई शिक्षा नीति की बात नहीं कर रहा, अभी तक की बात कर रहा हूं, तो अपने यहाँ जैसे 10वीं करने के बाद 11वीं क्लास में आते ही बच्चों को अपने विषयों का चयन करना होता है। तो अब यहाँ पे विषयों के चयन के लिए क्या आवश्यक है? विद्वता की। अरे जो 10वीं पास करके आया वो बच्चा अभी इतना बड़ा विद्वान थोड़ी हो गया कि उसको विद्वता की वजह से वो सब्जेक्ट का चयन करेगा, नहीं। शैक्षिक निर्देशन की, ये आंसर अच्छा है कि अगर उसको शैक्षिक निर्देशन मिले, अपने टीचर्स की तरफ से उसको गाइडेंस मिले, अभी उसको पता ही नहीं है किस फील्ड में जाऊंगा तो आगे भविष्य क्या बनने वाला है, तो एक टीचर उसको अगर अच्छी तरीके से समझाएगा कि बेटा ये वाली बुक लेगा तो आगे तू इस सेक्टर में जा सकता है, ये वाला सब्जेक्ट लेगा तो इस सेक्टर में जा सकता है। तो एक तरीके से शैक्षिक निर्देशन की उसको आवश्यकता है, व्यवसायिक निर्देशन की भी आवश्यकता नहीं है। शैक्षिक निर्देशन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी उसका मेन मकसद शिक्षा अर्जित करना है। अभी अपन 11वीं क्लास में उसको व्यवसायिक एजुकेशन नहीं देंगे। फिर छात्रों की इच्छा की, तो इच्छा तो बच्चे की होती है, खैर इसमें क्या है, लेकिन उसको पता ही नहीं है अभी, सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। शैक्षिक निर्देशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इच्छा तो अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है। अब बहुत सी बार ऐसे देखते हैं कि जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है उनको बुक मतलब लेनी पड़ती है, सब्जेक्ट तो क्या लेते हैं, बायो लेते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में आती है। बच्चा कह रहा है बायो में तो इच्छा है सर, फिजिक्स में नहीं है मेरी, तो
तो भाई अब बायो ले रहा है तो फिजिक्स तो अभी तक तो लेनी पड़ती थी। खैर नई शिक्षा नीति आएगी तो बात अलग है, अभी तक तो लेनी पड़ती थी। तो एक तरीके से शैक्षिक निर्देशन की ज्यादा आवश्यकता है। फिर है अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। तो किस चीजों से होती है? इतिहास की पुस्तकों से। इतिहास की पुस्तकों से वर्तमान घटनाओं की जानकारी अपने को नहीं मिल सकती। रेडियो समाचारों से, अध्यापक आजकल कहाँ रेडियो समाचार सुनते हैं। विश्व भ्रमण से, तो सारे अध्यापक भ्रमण थोड़ी करते हैं विश्व का। तो समाचार पत्र है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। समाचार पत्रों के माध्यम से अध्यापक को देश विदेश की घटनाएं हैं उनके बारे में पता लग जाएगा। चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पे। कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों का चाहिए छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों के निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, तो ये तो काट ही दो। छात्रों पर कोई ध्यान न दें, यही काट दो। छात्रों की कठिनाइयों को दूर करें। पढ़ाते समय कौन सी कठिनाई आएगी? पढ़ाने के बाद में होगी कठिनाइयां। तो छात्रों को सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, पहला एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए हमेशा अपने छात्रों की सराहना करें। भाई हमेशा सराहना करें तो क्या हो जाएगा? इससे बढ़िया चीज हो जाएगी। बच्चा यार गलत आंसर करके ला रहा है, अपन कह रहे हैं बहुत शाबाश बेटा, क्या मतलब हो गया? बच्चे ने क्लास के अंदर कोई दूसरे बच्चे को चपेट मार दिया, अपन बोल रहे हैं बहुत बढ़िया शाबाश। तो हमेशा सराहना नहीं की जा सकती, हमेशा अपने बच्चों की आलोचना करें। अरे हमेशा आलोचना भी नहीं हो सकती। विवेक से प्रशंसा और आलोचना का प्रयोग करें, यह बात सटीक है। भाई दिमाग लगा करके कि कौन सी परिस्थिति है जहां तो बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए और कहां पे आलोचना करनी चाहिए, तो ये तो एकदम नपीतुली बात होगी। तो तीसरा सटीक आंसर है। ऐसी टिप्पणियां दे जो न ही सराहना हो और न ही आलोचना इंगित करे। मतलब क्या? फिर ऐसी टिप्पणी आपको दे के फिर मतलब ही क्या है? अगर ना तो वो सराहना है और ना आलोचना है। कक्षा में पढ़ने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक को चाहिए उसे तत्काल सही जवाब दें। सही आंसर है। आगे और देखते हैं। छात्र को उत्तर के लिए क्लास के बाद आने के लिए कहें। अरे नहीं कह सकते क्लास के बाद में। अभी आप बच्चे को कुछ चीज पढ़ा रहे हो पूरी क्लास को, बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा, तो अगर आप जब तक उसको आंसर नहीं देंगे ना तो उसके दिमाग में वो प्रश्न घूमेगा। फिर आप क्लास में 45 मिनट तक आपने पढ़ाया, वो बच्चे के दिमाग में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए बढ़िया चीज यही है कि बच्चे के दिमाग में कोई शंका है उसे तुरंत उसी टाइम उसका समाधान कर दो, ताकि उसका ध्यान वापस जो आप पढ़ा रहे हो उस पर आ जाएगा। फिर उसे डांटे मतलब ही नहीं है, कोई ध्यान न दे यही मतलब नहीं है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी है कक्षा में अधिगम को बढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, तो दूसरा तो काट ही दो। कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, ये बात ठीक है। कक्षा में शिक्षक की मूल जिम्मेदारी, कक्षा के अंदर। अब ये अगर ये बात पूछता ना यहाँ पे क्लास टीचर, तो अपन मान सकते हैं कि भाई क्लास टीचर की रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। ये तो कह रहा है कक्षा में शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होगी, तो कक्षा में तो और ये अगर रिकॉर्ड वगैरह है तो ये तो ऑफिस में होंगे। कक्षा में तो मोटा मोटी बात यही है कि बढ़िया तरीके से पढ़ाए, अधिगम करवाएं, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व दें। तो ये तो गलत ही है। तो पहला आंसर एकदम सही हो जाएगा। एक कक्षा शिक्षक को अपने छात्रों के साथ व्यवहार करने की उम्मीद है। कक्षा शिक्षक क्लास टीचर है, उसको अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करें? बुद्धिमान छात्रों के साथ अधिक प्यार करें, गलत बात है। गरीब छात्रों के प्रति अलगाव, क्यों भाई? गलत बात है। सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें, तीसरा ऑप्शन सही है अभी तक। छात्रों की उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करें, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही हो गया साथियों। अब आप तीसरे और चौथे में सोचो, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। समान व्यवहार कैसे हो सकता है? अगर मान लो समान व्यवहार नॉर्मल वे में अपन ले, चौथा ऑप्शन एक अलग टाइप से होता, कुछ नेगेटिव सा होता, तो अपन तीसरे ऑप्शन पे जाते। बट अभी यहाँ उम्मीदों के अनुसार व्यवहार है ना, वो वाला ऑप्शन ज्यादा बढ़िया हो गया। क्यों हो गया? एक क्लास के अंदर एक बच्चा, आपने कोई क्वेश्चन दिया, 5 बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया, 5 ने किया नहीं। अब आप 5 को तो क्या करेंगे? 5 के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उनको शाबाशी देंगे, सराहना करेंगे। और जो 5 जिन्होंने मिस्टेक की है, उन्होंने जहां मिस्टेक की है उनको भले ही बुरा लगे कि भाई आपने यहाँ गलती, अरे अपन आजकल किसी को गलती बताते हैं तो उसको बुरा तो लगता है ना, लगे भले ही, बट हमें तो हम टीचर हैं, हमें उनको सही चीज समझानी है, तो हमें उनको बताना पड़ेगा बेटा यहाँ तेरी कमी है, इसमें सुधार कर। तो एक बच्चे को आप बोलेंगे बेटा तेरी कमी है, सुधार कर, हो सकता है उसको बुरा लगे, और उसी के पास में दूसरा बच्चा जिसने बढ़िया कर दिया उसको अपन बोलेंगे शाबाश बेटा, वेल डन, आगे वाला और कर। तो ये दोनों के साथ समान व्यवहार थोड़ी हुआ, उम्मीद के अनुसार व्यवहार हो गया ना। तो ये वाला बिल्कुल सटीक आंसर होगा। फिर शिक्षक को मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि
उसमें भविष्य के समाज के निर्माण की अथाह क्षमता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये वाला ही होना चाहिए, बट आगे देख लेते हैं इससे बढ़िया भी कोई है क्या। वह सामाजिक विश्वास का प्रतीक है, अभी तो पहला ही ऑप्शन बढ़िया है। वह समाज के लिए एक रखवाला है, इससे बढ़िया ऑप्शन पहला है। वह कुंठाओं को आकार देने में लिप्त है, ये तो एकदम गलत ही है, तो पहला ऑप्शन एकदम सटीक हो जाएगा। शिक्षण मुख्य रूप से द्वारा किया जाना चाहिए, कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक अगर करवाएंगे शिक्षण, तो वो उसमें क्या बच्चे एकदम अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएंगे। फिर है अप्रशिक्षित व्यक्तियों, तो ये तो गलत ही है। अनुभवी शिक्षकों, तो अनुभवी से ज्यादा बेटर पीछे वाला था कुशल और प्रशिक्षित। युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों से, अब युवा प्रतिभाशाली है तो वो अगर प्रशिक्षित नहीं है या फिर कुशल नहीं है तो मतलब नहीं है। हर प्रतिभाशाली व्यक्ति क्लास में बहुत बार क्या होता है, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति, अरे बहुत बार क्लास में एकदम ब्रिलियंट बच्चा होता है, बहुत बढ़िया, वो खुद बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन बताते ही कर लेता है, मैथ्स का बढ़िया से बढ़िया सवाल तुरंत कर देता है, लेकिन समझा नहीं सकता, तो क्या मतलब वो एक अच्छा शिक्षक बन सकता है क्या? नहीं, खुद कर ले लेकिन दूसरों को नहीं बता सकता तो वो एक अच्छा शिक्षक नहीं है। जो कुशल और प्रशिक्षित शिक्षक है उन्हीं के द्वारा शिक्षण होना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुणों को विकसित करने के लिए, एक शिक्षक के रूप में छात्रों में मानव गुण है वो विकसित करने के लिए आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे ताकि बच्चे को गलत संदेश न जाए। देखो सबसे बढ़िया बात यही है कि खुद अगर अपन जैसा करेंगे ना, बच्चे हमारा अनुसरण करेंगे। अगर अपन बहुत बढ़िया तरीके, अपन मान लो क्लास में स्कूल में बार बार झूठ बोल रहे हैं, फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अरे बच्चे करेंगे क्या? बच्चों को पता है क्यों बकवास कर रहा है, खुद तो झूठ बोलता है। तो अगर अपन खुद जो चीज करेंगे ना, बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन बहुत बढ़िया है। आगे की ओर देखते हैं। आप उन सभी गुणों को प्रतिबिंबित करेंगे जिन्हें आप आत्मसात करवाना चाहते हैं। प्रतिबिंबित करने से कुछ नहीं होगा साथियों, अपन उनको आत्मसात करवाना चाहते हैं बट खुद नहीं करना चाहते, तो बच्चे क्यों अनुसरण करेंगे? आप उन्हें लगातार बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। वही बात है, कहने से कुछ नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। आप वर्तमान संदर्भ के अनुरूप बच्चों में बदलाव लाएंगे, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो बहुत सटीक है। अपने करेंगे ना, वही बात है, खुद बाबा जी बैंगन खाए औरों को परहेज बताए तो कुछ नहीं होगा उससे। अपने खुद करेंगे बढ़िया तरीके से तो बच्चे उसका अनुसरण करेंगे। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, कक्षा का मॉनिटर कौन होना चाहिए? कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, अच्छा ऑप्शन है। आगे चलते हैं। शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, काट ही दो इसको। शिक्षक का जो फेवरेट है वो बाकी सभी बच्चे उसकी बात मानेंगे, जरूरी थोड़ी है, काट दो। मोस्टली होता यही है, अगर कोई बच्चा टीचर का, पहली बात तो फेवरेट होना नहीं चाहिए, बट हो जाता है कई बार। कोई बच्चा अगर टीचर का अच्छा फेवरेट हो गया तो इसका मतलब बाकी बच्चे उससे नफरत करने लग जाते हैं एक तरीके से, तो उसको तो मॉनिटर के रूप में देखना ही नहीं चाहेंगे। कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, अरे शक्तिशाली विद्यार्थी कोई भैंसे थोड़ी रोकनी है, बच्चे हैं, प्यार से समझाना उनको, तो ये नहीं करना। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, ये ऑप्शन भी अच्छा है कि बहिर्मुखी विद्यार्थी होगा वो कर लेगा। अब पहले और लास्ट वाले में देखो कि एक बच्चा बहिर्मुखी है, मान लो बच्चा बहिर्मुखी है लेकिन उसको सारे विद्यार्थी अगर पसंद नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब वो अच्छा मॉनिटर नहीं बन पाएगा। वो बोलेगा क्लास को चुप रहो, तो वो जो बच्चे जो उसको पसंद नहीं करेंगे ना, वो उसकी बात मानेंगे नहीं। इसलिए मॉनिटर हमेशा किस बच्चे को बनाना चाहिए? क्लास का सबसे लोकप्रिय बच्चा हो उसको मॉनिटर बनाए, ताकि सारे बच्चे, तभी तो आपने देखा होगा जब भी क्लास में मॉनिटर बनाते हैं तो क्या करते हैं, चुनाव करवाते हैं बच्चों का। जैसे 2-3 कैंडिडेट खड़े कर दिए, फिर वोट करवाते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही क्लास का मॉनिटर होगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। वो अगर कोई बात बोल देगा, कोई निर्देश देगा, तो जिन बच्चों ने उसको चुना है वो तो तुरंत उसकी बात मानेंगे। तो ये वाला अपने को सबसे पहला ऑप्शन सटीक हो जाएगा। शिक्षक छात्रों में नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों में नैतिक मूल्य विकसित कर सकता है एक टीचर, उसके पीछे रीजन क्या है? शिक्षकों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी अगर कहीं भी प्रेरित करने वाली, मोटिवेट करने वाली बात आ गई ना, तो उसके बराबर दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आप किसी व्यक्ति को भले ही उसको बोलो कि पढ़ ले बेटा तेरे आगे काम आएगा, तू ये कर जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, तो ये करेगा वो करेगा, इससे क्या है? मतलब आप बच्चे को कितने उसके स्वार्थ बता दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने अगर बच्चे को मोटिवेट कर दिया और बच्चा सेल्फ अंदर से मोटिवेट हो गया ना, उसके बाद आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा बेटा पढ़ ले, वो खुद लगा रहेगा 10-15 घंटे तक। तो इसका मतलब प्रेरित वाली बात आ जाए, वो सबसे सटीक आंसर होता है। शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श है, अच्छी बात है, लेकिन पहले वाला ऑप्शन अभी तक बढ़िया है। विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, भय से कोई चीज होती नहीं है, आप स्थायी नहीं कर सकते भय से। आप जिस स्कूल में हो, आप बच्चों में आपका डर है,
आप बोल रहे हो बेटा झूठ नहीं बोलो, आपके सामने झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि आपसे डरता है, बट वो दूसरी जगह झूठ बोलेगा, दूसरे बच्चों से झूठ बोलेगा, घर में जाके झूठ बोलेगा, समाज में झूठ बोलेगा, तो फिर मतलब क्या हुआ। विद्यार्थी शिक्षक के प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। ऐसी जरूरी नहीं है टीचर ने कोई बात बोली हर बात बच्चे मानेंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर बच्चों को सही लगेगी, अब अपन बच्चों को बोल दे, मान लो कोई टीचर है वो कोई गलत बात बोल दे, या कई बार क्या सही बात बोलने वो भी बच्चे सारे एकदम उसका निर्देश करते नहीं। अपन ऐसे होता है क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, अपन बोलते हैं सारे पढ़ लो, क्या उसी टाइम कहते हैं सारे पढ़ने लग जाते हैं? क्या नहीं है, 5-7 पढ़ने लग जाते हैं, 5-7 सिर्फ किताबें आगे खोल के बैठ जाते हैं। तो ऐसी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक निर्देशन का पालन करें। तो सबसे सटीक आंसर यही था, शिक्षक में एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सके। मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है और आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे? बच्चा है, आप जो पूछ रहे हो उसके तुरंत आंसर दे रहा है, अब क्या करोगे? आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे और उसे अधीर न होने के लिए मनाएंगे। ये बात अच्छी है। अब अगर ये इतना ही बोलता ना कि तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे तो अपन और कुछ भी सोचते, लेकिन साथ में इसने कह दिया कि बच्चा अधीर न हो, इसके लिए भी उसे मनाएंगे। मतलब कई बार क्या होता है, आपने पूछा बच्चे ने बता दिया, आपने फिर पूछा बच्चे ने बता दिया, फिर पूछा बच्चे ने बता दिया, उसको वहम हो जाएगा कि भाई मेरे को तो सब आ रहा है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वो अपना धैर्य खो देगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाना है। अब ऐसे भी नहीं कि एकदम 8% पूछ लिया और बच्चे को एकदम फंसा दिया, फंसाना नहीं है हमें, ना तो बच्चे को डिमोटिवेट करना, उसको तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन प्रश्न पूछो कि हाँ भाई इस लेवल के बच्चे को प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का पूछते हैं तो क्या बच्चे को आ रहा है क्या, उससे क्या है वो धैर्य भी बना के रखेगा। और अगर उसको आ रहा है तो अपन थोड़ा और लेवल का पूछेंगे धीरे धीरे, तो अपने को भी पता चलेगा कि इस बच्चे का जो ज्ञान का स्तर है वो इस लेवल तक है, अब मेरे को इस बच्चे को यहां से आगे पढ़ाना है। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने बच्चे से पूछा 10-10 कितने होते हैं, उसने बोल दिया 20। अब आप पूछ रहे हो 18-12 कितने होते हैं, उसने तुरंत बता दिया। ऐसे करके जोड़ के प्रश्न वो तुरंत बता रहा है, फिर माइनस के भी तुरंत बता रहा है। फिर आपने धीरे धीरे उसको गुणा के प्रश्न पूछने स्टार्ट किए। पहले नॉर्मल पूछ लिया, 5 को 7 से कर दिया उसने, फिर उसको पता आपने किया 15 को 50 से कर, अब उसने वो 15 को 50 से थोड़ा समय लेके कर दिया। अब आपको क्या थोड़ा सा और स्तर बढ़ाया, 3 अंकों का गुणा पूछ लिया। अब क्या मान लो कहीं जाके वो अटक रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि इस बच्चे को अब मेरे को जो बताना है, जो पढ़ाना है वो 3 अंकों का गुणा पढ़ाना है, इसको 2 अंकों का आ रहा है, 1 अंक का आ रहा है। तो एक तरीके से ये ऑप्शन अच्छा है। फिर आगे चलते हैं। आप समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए ताकि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सके। ऐसा नहीं हो सकता साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक साथ ही पहले दिन ही बच्चे को जाके सारा सिलेबस करवा देंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। आप उसे कहेंगे कि कक्षा में अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है, ये पहले ऑप्शन में आ गया है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछेंगे जिससे उसे यह एहसास हो कि आप सबसे अच्छे शिक्षकों में से एक है। अरे हार्ड प्रश्न पूछ के अपन अपनी छवि नहीं बना सकते। अपनी छवि तो तभी बनेगी कि अपन ने बच्चे को पूछा, उसको आ गया, फिर उसको थोड़ा सा अधिक लेवल का पूछा, एक जहां पे वो अटक रहा है वो अपन ने उसको करना सिखा दिया, तो उसके मन में ये होगा कि यार ये सर बहुत अच्छे हैं, मेरे को यहां तक आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, अब मैं ये भी कर लूंगा क्योंकि सर ने मेरे को बता दिया। तो ये सबसे पहला ऑप्शन सटीक हो जाएगा। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि ये बात मानते हैं अपन, सारे लोग ही मानते हैं कि एक महिला जो शिक्षक होती है वो प्राइमरी में जो बच्चे आते हैं ना, साथियों हम मानते हैं कि भाई जेंडर के हिसाब से भेदभाव नहीं करना चाहिए, बट कई चीजें वो जेन्युइन होती है। महिला में धैर्य ज्यादा होता है, सहन करने की शक्ति ज्यादा होती है। अब मान लो अपने ज्यादा शिक्षक छोटे जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे क्या है कि एक बार कहने से कोई चीज करते नहीं है, ना ही उनको डांटते, उनको प्यार से करवाने की जरूरत होती है। तो महिला और पुरुष के व्यवहार में इतना फर्क होता है। पुरुष क्या है, 1-2 बार तो प्यार से कोशिश करता है, बाद में उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन महिला बच्चे को 50 बार भी बताएगी तो वो गुस्सा नहीं करेगी। इसलिए छोटी क्लास में महिलाओं का जो व्यवहार है ना वो मतलब ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश रहती है कि भी छोटी क्लास में फीमेल टीचर हो। तो ऑप्शन पे चलते हैं, भी बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। लेकिन आगे के ऑप्शन भी देखते हैं। उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है। ये कोई बात थोड़ी है, आज हर फील्ड में महिला अपना नाम रोशन कर रही है, हर फील्ड में हर पोस्ट पे है, तो ऐसी बात थोड़ी है कि भाई वो टीचिंग लाइन में ही आ सकती है। फिर वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत हो जाती है। अपन तो अब प्राइवेट स्कूल की बात ही क्यों करें, अपन तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ तो जिस लेवल के अंदर जो टीचर लगा है वो महिला हो पुरुष हो, सबका वेतन समान होता है, तो यही हटा दो।
इस पैसे के लिए उच्च योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होती। अरे ये किसने कह दिया महिला उच्च योग्यताधारी नहीं होती? वो तो अपने पे डिपेंड करता है। बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो 5वीं पास घूम रहे हैं, और बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने पता नहीं को कितनी डिग्रियां लेके रख ली है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन एकदम सटीक था। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाजा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। अगर मान लो आपने कोई निर्देश दिया और उसका तुरंत पालन हो गया, इसका मतलब आपके निर्देश है वो प्रभावी तो था। तो ये ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये बात तो ठीक है कि संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त कर लिया गया, लेकिन कई बार ग्राही द्वारा संदेश प्राप्त भी कर लिया जाता है, फिर भी वो करता नहीं है। अरे बहुत बार ऐसे होता है ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया, बच्चे को क्लास में बोला सभी बच्चों को बेटा पढ़ लो, 5 बच्चे पढ़ने लग गए, 5 पढ़े ही नहीं, 5 ने किताबें खोल के ऐसे रख ली, 5 ने तो अनसुना ही कर दिया सुन के भी। तो मैसेज तो सबके पास पहुंचा था, लेकिन किया सबने नहीं। आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, भले कितना स्पष्ट कर दो, ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि प्रभावी निर्देश मिला है, उसका तुरंत प्रभाव दिख रहा है, इसका मतलब निर्देश प्रभावी था। कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष के अंदर जो संचार है वो किस पे निर्भर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर। अच्छी बात है, मान लिया शिक्षक बहुत बढ़िया तरीके से स्पष्ट कर रहा है, लेकिन मान लो शिक्षक स्पष्ट कर रहा है लेकिन पीछे विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, तो क्या उन तक वो चीज पहुंच पाएगी? नहीं पहुंचेगी। विषय का कठिनाई स्तर पर, अब मान लो कि कठिनाई स्तर पर अगर संचार निर्भर करने लग जाए, इसका मतलब तो अगर कोई कठिन चीज आ रही है, हार्ड चैप्टर आ रहे हैं, वो तो फिर बच्चों के कभी समझ में आएंगे ही नहीं। तो ये भी गलत आंसर है। विद्यार्थियों की योग्यता पर, अब अगर अकेले विद्यार्थियों की योग्यता पे भी क्या ही निर्भर करेगा? शिक्षक बढ़िया तरीके से नहीं समझा पा रहा तो बच्चे भले कितना बढ़िया तरीके से सुन रहे हो, मतलब नहीं रहेगा। तो कक्षा की अंतः क्रिया पर, यह बात एकदम सटीक है। अंतः क्रिया का मतलब दोनों का बराबर योगदान है। शिक्षक बढ़िया पढ़ाना चाह रहा है और बच्चे बढ़िया समझना चाह रहे हैं, दोनों की अंतः क्रिया है। शिक्षक ने बताया, बच्चों ने ध्यान दिया, नहीं समझ आया तो पूछा, ये एक टोटल चीज है, पूरी प्रोसेस का नाम अंतः क्रिया है। तो ये सबसे सटीक आंसर होगा। एक शिक्षक को करना चाहिए अधिकाधिक मात्रा में धन कमाना नहीं, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, अच्छी बात है। छात्रों के हित में कार्य, अच्छी बात है। छात्रों की देखभाल, तो अब यहां सबसे सटीक आंसर होगा शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो शिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो हमारा प्रयास शैक्षिक उत्थान के लिए रहेगा। हित में अपने आप हो जाएगा। अगर शैक्षिक उत्थान अपन बच्चे का कर देंगे उसके हित में ही होगा। और छात्रों की देखभाल तो अपने कोई दायी नहीं है कि भाई छात्रों की देखभाल ही करें, सिर्फ पढ़ाई नहीं। तो सबसे सटीक आंसर दूसरा था। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण क्या है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, ये बात तो नहीं है। गरीबी, हाँ ये एक ऑप्शन ये सही है कि गरीबी भी एक कारण है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय मतलब छोड़ने वाले बच्चों की संख्या है वो ज्यादा होती है। त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, ये बात भी हो सकती है, लेकिन रोजगार के लिए उत्सुकता वाली बात है ये अपन 8वीं 10वीं 11वीं बच्चा अगर पढ़ी के बाद में छोड़ रहा है तो अपन मान ले कि भाई 8वीं 10वीं का बच्चा है, 11वीं 12वीं का बच्चा है, घर वाले चाहते हैं कि पढ़ाई छोड़ के ये कोई कहीं कुछ 2 रुपए कमाने लग जाए। लेकिन अब मान लो कि 5वीं तीसरी क्लास का बच्चा है, वो भी क्लास छोड़ के या पढ़ाई छोड़ के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कोई रोजगार थोड़ी करेगा, जाके पैसे थोड़ी कमाएगा। तो ये कारण भी इतना उपयुक्त नहीं है। शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध, कहीं ना कहीं मोटा मोटी सबसे ज्यादा रीजन यही है कि जो पेरेंट्स है वो शिक्षकों के साथ उनका अभी तक जुड़ाव नहीं हो पाया। अगर बढ़िया तरीके से अभिभावक और शिक्षक के मध्य शानदार रिलेशन हो, हर पीटीएम में अभिभावक आ रहा हो, तो उसको शिक्षा का महत्व पता चलेगा और अध्यापक से वो कंटिन्यू टच में रहेगा, अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानता रहेगा, तो फिर वो बच्चे को स्कूल छोड़ाने का निर्णय वो नहीं ले सकता। तो चौथा आंसर बिल्कुल सटीक है। चौथा ऑप्शन अगर नहीं होता यहाँ पे तो फिर आप गरीबी वाला ऑप्शन भी कर सकते थे। एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध है वो किस प्रकार स्थापित कर सकता है? उनसे सदैव हंसी मजाक करके, अरे हंसी मजाक ही करता रहेगा पूरे दिन तो क्या अगर बढ़िया संबंध बन भी गए तो क्या काम के वो? उनसे दूरी बना करके नहीं, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके, ये अच्छी बात है। अगर बच्चे को कोई समस्या आपने सुनी, उसको तुरंत उसका सलूशन बता दिया, तो वो बच्चे का जुड़ाव अपने आप हो जाएगा। एक बच्चा है उसको जोड़ नहीं आ रही, मान लो
नॉर्मल जोड़ कर लेता है, हासिल की जोड़ में दिक्कत आ रही है, बच्चा या अपने से पूछा, अपन ने 3-4 बार उसको जितनी बार पूछा बता दिया बढ़िया से, अब उसको हासिल की जोड़ आने लगी, तो अपने साथ उसका रिलेशन अपने आप ही मधुर हो जाएगा, उसको एक आस बन जाएगी कि मैं जहां पे अटकता हूं सर मेरी हेल्प कर देते हैं। छात्रा को अपना मित्र बनाकर, छात्रों को अपना मित्र बना के, तो छात्रों को अपना मित्र बना के भी काम नहीं चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन सबसे सटीक है। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। पहले से बताया भाई, निर्धन है तो उनको ट्यूशन के लिए थोड़ी कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे, मतलब वाली बात नहीं है, टालेंगे क्यों? आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, ये अच्छी बात है भाई। वो आके बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास हमारी लो, मतलब उनको कोई ना कोई समस्या है, कोई चीजें समझ में नहीं आई, तो हमारा कोई भी वेकेंट पीरियड होगा या जब बच्चे खाली होंगे तो अपन आवश्यकता अनुसार उनकी जो भी कठिनाई है, जिन चैप्टर में उनकी दुविधा है वो उनकी दूर कर देंगे, उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे, ये कोई मतलब नहीं है। शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध से झगड़ लेता है, तो मैं, अगर बच्चा वृद्ध से झगड़ रहा है तो अपन पहले तो उसको बैठने की जगह वगैरह छोड़ो, उसको यही बताएंगे भाई बड़ों का आदर करना चाहिए, उनसे बात करने का तरीका बच्चे को समझाएंगे, उनको उसको बोलेंगे बेटा बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो छात्र का पक्ष लूंगा बिल्कुल नहीं, उसे समझाऊंगा कि बड़ों का आदर करे, ये अच्छा ऑप्शन है। उसे अनदेखा कर दूंगा नहीं, निपटाने के लिए दखल दूंगा ना, उसे समझाएंगे कि बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका आदर करें। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बोला ही था कि एक अभिभावक और छात्र के बीच में जो पीटीएम होती है, मीटिंग है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए, और बच्चा जो प्रोग्रेस कर रहा है वो अभिभावक को समय समय पे पीटीएम के माध्यम से अभिभावक को बताना चाहिए। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, बस अरे उसको पता लगेगा मेरा बच्चा क्या ग्रोथ कर रहा है, पिछली बार मेरे बच्चे को जोड़ आ रही थी, 1 महीने बाद में आया हूं, आज मेरा बच्चा गुणा भाग भी कर पा रहा है, मतलब प्रोग्रेस हुई है। इससे क्या होगा, अब वो बच्चे को पढ़ाई छुड़ाने की तो कभी सोचेगा ही नहीं, उसके दिमाग में यही रहेगा कि यार स्कूल बहुत बढ़िया है, मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है, मेरा बच्चा है वो आगे बढ़ेगा। इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिल जाती है, बिल्कुल गलत, जरूरत कहाँ है ट्यूशन की जब अपन उसको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। इससे बच्चों में डर बना रहता है, कोई मतलब नहीं है, बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते, कोई मतलब नहीं है। पहला आंसर सटीक था। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही बात है, जैसा बच्चे ने काम किया उसी के अनुसार अंक देंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं है, काट दो पहले ही ऑप्शन को। अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, बिल्कुल काट दो इसी ऑप्शन को। पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे, इसको भी काट दो, तो पहला एकदम सही है। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको पहले तो बता दूं दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी होती है। ऐसी सामग्री जिसको अपन देख भी सकते हैं और अपन सुन भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीवी को अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इसका प्रयोग अध्यापक को क्यों करना चाहिए? छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, सही आंसर है, गलत नहीं है। छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रखती है, अब ये मतलब रुचि रहेगी तो पढ़ाई में ध्यान भी केंद्रित रहेगा, सही बात है। ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल चारों सही है। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, किसके संप्रेषण, किसको पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा किसको रहा है, बच्चे को, तो हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। टीचर जब भी अगर कोई संप्रेषण कर रहा है, क्लास में कुछ बोल रहा है, उसका मकसद यही होना चाहिए कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो बच्चों के समझ में आए, बच्चों तक पहुंचे, तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, आईसीटी का मतलब क्या है, वीडियो क्लास करवाते हैं ना अपन, बहुत बार आपने देखा होगा आजकल स्मार्ट बोर्ड चल गए हैं, छोटे बच्चों को तो बहुत बार जैसे कार्टून वगैरह जो आते हैं ना, इनके थ्रू अपन जैसे अल्फाबेट सिखा रहे हैं, इनको अपन बारखड़ी सिखा रहे हैं, तो इसका अगर प्रयोग कर रहे हैं तो अध्यापक की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अरे नहीं, अगर ऐसा हो अध्यापक की आवश्यकता नहीं हो तो फिर घर से अपने पास क्यों आएंगे? टीवी तो बच्चे घर भी देख सकते हैं, घर वाले भी एलईडी में उनको ये क्लासें दिखा देंगे, यूट्यूब पे दिखा देंगे, तो अध्यापक की आवश्यकता तो रहेगी। अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा ना, अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक क्यों हो जाएगा? पढ़ाना तो एलसीडी से पढ़ रहा है, तो एलसीडी में वीडियो चल रहा है, अध्यापक का कार्य तो कम हुआ है। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी, ये बात सटीक है, मतलब वो दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रखेगा। वहां वीडियो में कोई चीज बताई, उसको बीच में कोई चीज ऐसी आई जो अपने को लगा कि यार ये बच्चों को समझ में नहीं आई, तो वीडियो को रोक के समझाएगा कि इसमें ये कहना चाह रहा था, तो ये समन्वयक के रूप में उसकी भूमिका रहेगी। अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी ना, तीसरा ऑप्शन सटीक था।
समाज में शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वे, तो शिक्षकों का स्तर ऊंचा क्यों होना चाहिए? अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं ना, ये सटीक आंसर नहीं है। समाज के लोगों से मिलते हैं ना, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, ये सबसे सटीक ऑप्शन है। अधिक श्रम करते हैं, अरे अधिक श्रम तो मजदूर करता है बेचारा, तो भावी नागरिकों को तैयार करते हैं, इसलिए क्योंकि वो भावी नागरिक तैयार कर रहे हैं, इसलिए समाज में शिक्षकों का स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए। तो साथियों ये थे अपने 2018 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, जो भी जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको आज एक ही वीडियो में सारे करवा दिए। तो सारे क्वेश्चन आप बढ़िया से देखें, एक बार पहले आराम से देख लेवें, उसके बाद दोबारा देखें, और एग्जाम से पहले एक बार दोबारा कर लेवें। मेरी ऐसी मानना है, मैं बहुत बार देखता हूँ रीट के अंदर भी और प्री बीएसटीसी एग्जाम में भी। इसके अलावा अध्यापक भर्ती का जब भी कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर टीचिंग मेथड के या फिर ये जो शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न आते हैं साथियों, ये मोस्टली पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको 2008 से लेकर 2022 तक अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन वीडियो के द्वारा करवा रहा हूं, ताकि आपका मोस्टली जो पेपर है वो यहीं से पढ़ जाए। कुछ क्वेश्चन तो यहां से एज इट इज छप जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन आप इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ बन जाएगी कि अगर कोई नए क्वेश्चन बना के भी दे रहा है तो आप बिल्कुल एकदम सटीक ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो साथियों आज की क्लास अगर आपको बढ़िया लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास देख सकें। इसके अलावा आपके जो भी साथी अपने बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक इस चैनल को पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा। ओके, धन्यवाद साथियों।